बड़ा आदमी वो है जिसके सामने छोटा खुद को कमतर महसूस ना करे। स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ शो करने का वक्त खत्म हो गया है। ट्रैक रिकॉर्ड तो पाकिस्तान का अच्छा जरूर है। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान 11 मैचेस जीता है। बस रक्षा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात ग्लोरीफाई करना चाहिए उसको। दुनिया के अंदर अब एक जो ट्रेंड चल गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो है स्पेशलाइज्ड का। जब पेट्रोल पहले बढ़ता था, रातों रात हर चीज पे आग लग जाती थी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नो खैर आगले भली करे आया। वो शत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। प्रोग्राम का करेंगे आगाज और आगाज में ही अच्छी बात, और वो ये कि बड़ा आदमी वो है जिसके सामने छोटा खुद को कमतर महसूस ना करे। बिल्कुल, क्योंकि आजिज़ी ही ये जो इसका एहसास है वो सुकून का बाइस बनता है। और इसी के साथ डालते हैं बड़ी खबर पे नजर। आलमी मजम्मतें, सलामती काउंसिल का इजलास, अमन की तमाम तर कोशिशें बेकार, इसराइल की हर धर्मी बरकरार, लेबनान पर फॉस्फोरस बॉम्ब बरसाती है, आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी पर अमरीका भी बोलने पर मजबूर हो गया। सदर जो बाइडन ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले से मुतालिक इसराइली मंसूबे की मुखालफत कर दी। सूरत हाल पर आखिरकार अरब दुनिया भी जाग गई। अरब लीग का इजलास आज होगा। वार्म अप मैचेस में हार, पाकिस्तानी वुमेन्स टीम वर्ल्ड T20 के सफर का आगाज तैयार। पहले मैच में आज श्रीलंका से सामना होगा। वार्म अप मैचेस में बांग्लादेश, स्कॉटलैंड जैसी छोटी टीमों से हारने के बाद क्या फैंस को बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद रखनी चाहिए, एक्सपर्ट से जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हुकूमत का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने का दावा। सितंबर में शरह 6.7% रिकॉर्ड, लेकिन क्या सम्राट आवाम तक भी पहुंचे हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और रिक्शा चलाने से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने तक का सफर। एल्बो स्ट्राइक्स में भारतीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले अरशद महमूद की कामयाबी की कहानी सुनेंगे उन्हीं की ज़बानी। तो अब हम बाकायदा शो का आगाज़ करते हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से पहले ईरान ने जो है वो इसराइल को हिट किया, एंड नाउ अब जो सिचुएशन हो रही है मशरिक़ वुस्ता में एक नया तनाज़ा खड़ा होने का खदशा जो है वो इस वक्त मंडला रहा है। जी, ऐसे में सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ जिसमें ईरानी सफ़ीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़े किया है कि इसराइल पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक था और अब ये इसराइल को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। दूसरी जानिब इसराइल ने सलामती काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी को नापसंदीदा शख्स करार दिया है। वहीं दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ़ौज को इसराइल के दिफा करने के लिए हुक्म दे दिया है। हमने कल भी देखा कि कमला हैरिस जो थी उन्होंने बयान दिया, उसके बाद पैट राइडर ने बयान दिया, पूरी दुनिया से बयान आता है। अब अमरीकी सदर जो बाइडन जो हैं उन्होंने भी बयान दे दिया है, और ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने से मुतालिक इसराइली मंसूबे की उन्होंने सरप्राइजिंगली मुखालफत की है। उनका कहना था कि अमरीका ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करेगा। बिल्कुल, और इसराइल की मर्जी है कि वो ईरान पर किस किस्म का हमला करे। उन्होंने जल्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात का भी इंदिया दिया है। तो अब सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि जो खित्ता है उस खित्ते पे बड़ी जंग के साथ बादल जो हैं वो मंडलाते जा रहे हैं। अच्छा, इंक्लूडिंग दिस अब ईरान से भी इसका आ गया है रद्दमल, और जो ईरानी सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान उन्होंने भी कह दिया कि जी हम किसी भी तरीके से कोई भी अगर इसराइल इस तरह की हरकत करता है तो वी वुड अगेन उसको हम उतना ही दर्दनाक जवाब देंगे। सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई उन्होंने भी जो है इस चीज़ का इंदिया दिया है। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल अपनी जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उसको कंटिन्यू किया हुआ है इसराइल ने, और आज ही लेटेस्ट ये है कि लेबनान में मज़ीद शहादतें हुई हैं। लेबनान इसराइल ने कोशिश की कि वो ज़मीनी जो है रास्ते से अंदर घुस सके लेबनान के, वहाँ पे तो उसे मज़ामत का सामना करना पड़ा है, बट जो फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ वो कर रहा है उसमें मज़ीद लेबनानी भी शहीद हो रहे हैं। सो अब देखना ये है कि आखिर ये वाला जो एक नया ट्विस्ट आया है उसका नतीजा क्या निकलता है। मीनवाइल रशिया जो है उसकी भी इस मामले में माने खैज़ है। तो हमने ईरान की बात की, अब ईरान में इस वक्त सिचुएशन क्या है,
ईरानियंस क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नुमाइंदा ईरान न्यूज़ एजेंसी अफजल रज़ा साहब। अफजल साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम जानना आपसे सबसे पहले ये चाहेंगे कि आफ्टर ईरान ने जो मिसाइल्स दागे हैं इसराइल में, उनमें से बहुत सारे गिरे भी हैं इसराइल के अंदर, और इत्तलात ये भी हैं कि उनकी जो तनसीबात हैं मिलिट्री, उनको भी निशाना बनाया गया। इस वक्त ईरान क्या सोच रहा है? क्या वहाँ पे अगर कोई रिटेलिएशन होती है तो ईरान कितना ज़्यादा तैयार है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का टाइम दे दिया। देखें, गुज़श्ता कोई 2-3 महीने से इजरायली जारहियत उस वक्त उरूज पर पहुंच गई जब तेहरान में एक स्टेट गेस्ट के तौर पर इस्माइल हानिये शहीद साहब तशरीफ लाए थे। जब तेहरान में क़ियाम पज़ीर थे तो एक इजरायली एक साजिश के तहत इनको शहीद कर दिया गया। उस वक्त न्यूली इरानियन गवर्नमेंट ने लीड बाय दी प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने ये एक मैसेज दे दिया था इजरायली बैकर्स को, इंक्लूडिंग यूएस और यूरोपीय ममालिक को, कि ईरान एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट शो करने का ख्वाहिश रखता है, जिसकी एक बुनियादी वजह गजा में या ऑक्युपाइड टेरिटरी पैलेस्टाइन में जल्द एक सीज फायर हो और इजराइल की जारहियत का खात्मा हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा ना तो सिर्फ कोई इक़दाम उठाए गए, ना कोई ईरान के इस इनिशिएटिव को सीरियस लिया गया। गजा में जारहियत और रफ़ह में और वेस्ट बैंक में कंटिन्यू रहने के बाद इसराइल ने गुज़श्ता 10 दिन या 1 हफ्ते के दौरान बेरूत को भी एक नया गजा बनाने पर एक नई साजिश तैयार की, जिसकी वजह से जिसके उरूज पर पहुंचने पर हिजबुल्लाह के जो सरबराह थे सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया गया अलॉन्ग साइड दी अदर रेजिस्टेंट कमांडर। उस वक्त ईरान के जो लीडरशिप है उन्होंने ये बिल्कुल फैसला किया कि अब कोई स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट शो करने का वक्त ख़त्म हो गया है और उन्हें मज़ीद इसराइल को ऐसी जारहियत करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आपने देखा डे बिफोर यस्टरडे द ऑपरेशन थ्रू प्रॉमिसेस 2 लॉन्च्ड अगेंस्ट द इजरायली एंड आपने देखा कि इजराइल के बरअक्स, जो कि गुज़श्ता 1 साल से, एक्चुअली गुज़श्ता 75 साल से, लेकिन जब से तूफ़ान अल-अक़सा का आगाज़ हो गया ऑपरेशन, तो फ़लस्तीन में, गजा में, रफ़ह में, बेरूत में सिर्फ सिविलियन आबादी, हॉस्पिटल्स। वैसे अफजल साहब, अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो क्या ईरान के पास इससे निपटने का कोई तरीक़ाकार है, कोई स्ट्रैटेजी है जो डिज़ाइन की गई है? ईरान की जो फ़ौजी ताकत है वो इसराइल का मुकाबला कर सकती है क्या? देखें, ये तो कोई शक की बात नहीं है कि इसराइल को जो हाई टेक और मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको अमेरिका ही इसकी हिमायत में सफ़े अव्वल में है। लेकिन गुज़श्ता 40 साल से ईरान पर सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़, मिलिट्री जो पोटेंशियल है उस पर बहुत एक चश्मदीद पेशरफ की है। और ईरान ने ऑपरेशन के बाद एक मैसेज दे दिया इसराइल को भी और यूएस और अदर्स उसके बैकर्स को भी कि अगर हम तो इस ऑपरेशन को इख्तिताम समझते हैं, लेकिन अगर इसराइल कोई मजीद रिटेलिएशन को दावत देना चाहता है या कोई मिलिट्री कार्रवाई करना चाहता है तो ईरान उसके लिए भी भरपूर आमादा है इस वक्त भी। और उस रात से भी ईरान सिचुएशन हाई अलर्ट है, जो डिफेंस सिस्टम है, जो अदर्स दिफाई साजो सामान तनसीबात है, वो बिल्कुल हाई अलर्ट है। लेकिन ये खदशा तो जाहिर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस के इजराइल आने वाले दिनों में सो कॉल्ड कोई रिटेलिएशन करने पर तुले हुए हैं। या नाम भी लिया गया कि कोई ऑयल तनसीबात के मे बी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बना सकता है। लेकिन ईरान ने गुज़श्ता अप्रैल में जब ऑपरेशन किया था उस वक्त भी एक कंसर्न किया था कि अगर मगरबी ममालिक जान ले, अगर इसराइल ईरान के ऊपर रिटेलिएशन खुसूसन जो एटमी तनसीबात है उस पर निशाना बनाने का कोई इक़दाम उठाए तो ईरान भी मजबूर है अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उससे हट के कोई अपने डिटेरेंस बनाने पर मजबूर हो। ओके, अच्छा अफजल साहब, एक चीज़ ये,
अब मैं आपसे ज़रूर ये पूछूंगा कि खित्ते की जो बड़ी ताकतें हैं अगर वो ईरान के साथ आ जाती तो फिर क्या बनेगा, बट उससे पहले एक सवाल ये कि इस कार्रवाई से पहले जो मज़ामती फोर्सेस थी, हिज़्बुल्लाह, हमास या हूथी भी, वो दे हैव बीन शोइंग रिटेलिएशन टू इज़राइल। ये ईरान का जो कार्रवाई है पहली मर्तबा बाकायदा किसी स्टेट की तरफ से ये कार्रवाई हुई है अगेंस्ट इज़राइल। मुझे ये बताइए कि जब ईरान अपने इर्द गिर्द देखता है, ख़ासतौर पर मुस्लिम उम्मा की तरफ, क्या ईरान की क़यादत मायूस होती है, नाउम्मीद होती है अपने इर्द गिर्द इस्लामी जो ब्लॉक है उसको देख के, कि जब वहाँ से सिर्फ ये आता है कि वेल डन, बहुत अच्छे आपने कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका और अल्लाह हाफ़िज़? देखिए, ये मायूसी सिर्फ ईरान की हद तक नहीं है सर। आप देख रहे हैं कि तमाम दुनिया में जो अमन पसंद, जो जस्टिस सीकिंग नेशन है, स्पेशली वो तो बिलउमूम है, बिलखुसूस जो उम्मत इस्लामी, ये एक मुश्तरका कंसर्न और मुश्तरका डिसअपॉइंटमेंट है। आपने देखा कि गुज़श्ता 1 साल में गज़ा में एक बहुत ही भरपूर जारहियत हो रही है। इज़राइल 50,000 अबव लोगों को शहीद कर दिया है। लेकिन ओआईसी, यूएनओ की तो खैर उसकी बात की बात है। आप ओआईसी को अगर आप देख लें, ओआईसी ने भी कोई किरदार अदा नहीं किया, जबकि इसके जब बुनियाद रखी गई, उसके मेन एजेंडा एक था कि फ़लस्तीन को आज़ाद कराने में अपना किरदार अदा करें। ना तो कुछ खित्ते के ममालिक ऐसे भी हैं, ना वो इज़राइल को इकोनॉमिकली ऑयल या वेपन बाइकआउट करने को सही समझते हैं, और ना ही जो इज़राइल के खिलाफ लड़ने वाली फ्रंट है, रेजिस्टेंट है, या तो कुछ लोग उनको दहशतगर्द समझते हैं या कुछ लोग उनसे कोई लाताल्लुक है, बल्कि कुछ लोग तो उनको अपने मुल्क में आने भी नहीं दिया। बाद उनकी शहादत हुई तेहरान में, फिर उनके लिए बोलने पर आए। तो मैं नहीं समझता कि अब से करंट सिचुएशन से खित्ते के ममालिक अपने आप को अलग रख सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया अफजल रज़ा साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और आपकी आखिरी बात ही बड़ी अहम है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी सूरत हाल बने खित्ते के ममालिक उससे अपने आप को अलग कर सके। अब ये खित्ते के ममालिक चाहे मगरब की जानिब हो, यानी कि तुर्की है जो कि एक बड़ा पावर हाउस है, या फिर ये शिमाल मशरक़ की जानिब हो यानी कि रशिया, जो कि जिसका एक अपना स्टांस है अगेंस्ट इसराइल। लेकिन देखना यह है कि अब जो सिचुएशन बनेगी, इसराइल कह चुका है कि वो रिटेलिएट करेगा। इस रिटेलिएशन के फैसले के बाद ईरान की तरफ से भी ये चीज़ आ चुकी है कि अगर अब हमला हुआ तो ज़्यादा तकलीफदेह होगा। तो देखते हैं कि सिचुएशन खित्ते में क्या बनती है। वैसे अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे, देखेंगे आगे प्रोग्राम में क्या क्या है। लेट्स टेक अ ब्रेक। खुश आमदीद एक मरतबा फिर दुनिया बोल है में। अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट के मैदान से। दुबई में आज से आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है और पहले ही मुकाबला पाकिस्तान श्रीलंका के सामना करेगी और कल जो है पूरा दिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम शारजा क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस भी कर रही थी। कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखते हुए क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर क्या है जनाब? दूसरी बड़ी खबर यह है कि जिस पे हम कल बात कर भी चुके हैं, वो ये कि बाबर आजम ने जो इस्तीफ़ा दिया वो आज मंजूर हो गया और अब बाबर आजम नहीं खेलेंगे, बतौर कप्तान नहीं खेलेंगे, एज ए प्लेयर खेलेंगे। बाबर ने वाइट बॉल क्रिकेट के लिए जो कैप्टनसी थी उससे अब इस्तीफ़ा दे दिया है और बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत से सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये सही कर रहे हैं। तो बाबर ने जो है जो मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला एक खिलाड़ी के तौर पे ज़्यादा तवज्जो देने के लिए किया और उन्होंने कहा कि जी नाउ आई वांट टू फोकस ऑन माय बैटिंग। तो अब देखते हैं कि बाबर जो है कैप्टनसी का बार हटने के बाद क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। विराट कोहली मॉडल हमारे सामने, कोहली का जब 2 से 3 साल बहुत बुरे गुजरे थे, उन्हें कैप्टनसी उन्होंने छोड़ी और जब कैप्टनसी छोड़ी तो आपके सामने है कि बहुत सारे लोग हैं जिसको जो हमारे जिनको जब मौसमी कसाई होता है ना, इसी तरह जो है वो मौसमी जो है वो एक्सपर्ट भी होते हैं और खैर क्या कह सकते हैं। खैर हमारे पास नहीं, हमारे पास असली वाले क्रिकेट एक्सपर्ट हैं सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वुमेन क्रिकेट और गो के हमारी जो वार्म अप है वो हम बांग्लादेश से आ चुके हैं, हम स्कॉटलैंड से भी आ गए। गो के स्कॉटलैंड वाज अ
बेटर टीम, लेकिन पाकिस्तान अब श्रीलंका से खेलेगी आज T20 का पहला मैच वर्ल्ड कप का। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सिर्फ आज के मैच की नहीं ओवैस, पूरे वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान से आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वुमेन्स की अगर बात करूं तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम आपको पता है उसका ग्रुप ऑफ डेथ के अंदर मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान ने श्रीलंका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलना है। ट्रैक रिकॉर्ड तो पाकिस्तान का अच्छा जरूर है, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान 11 मैचेस जीता हुआ, श्रीलंका वैसे 10 मैचेस जीता है, इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जो हालिया अगर मैं इस साल की बात करूं, पाकिस्तान टीम की वुमेन्स टीम की परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत ज्यादा आपको टिप एक नजर आता है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने इस साल 15 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 11 के 11 मैचेस हमें शिकस्त हुई है। ये लम्हा फिक्री हमारे लिए जरूर है। उस दिन भी जब एक मीटिंग हो रही थी, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज पे कि जब पाकिस्तान ने रीवैम्प की एक मीटिंग की, पूरे स्टेक होल्डर्स को बुलाया हुआ था, कुछ आपके प्लेयर्स भी मौजूद थे वहां पर, कुछ मैनेजमेंट के स्टाफ भी थे, मुझे ना वो वहां पर कोई इंडिविजुअल नजर आया जो कि यूथ क्रिकेट पे काम करता हुआ, जो अंडर 19 स्ट्रक्चर जहां से हम बात करते हैं कि क्रिकेट आपकी डेवलप होती है, ना मुझे वुमेन्स विंग से कोई नजर आ रहा था। दैट मींस कि इतना ज्यादा आप इंपॉर्टेंस एक वुमेन्स विंग को दे रहे हो। और आईसीसी का एक रूल बन चुका है कि वुमेन्स विंग को आपने उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितने आपने मेंस क्रिकेट को देनी है। आज आप अगर कंपेयर करें, आप दूसरी टीम्स को कंपेयर कर लें, इंडिया को कर लें, ऑस्ट्रेलिया को कर लें, ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन्स टीम है वो बराबर पे अब ले रही है मेंस टीम के, सेम एज विद इंडिया है। लीग के मैचेस बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा उनकी आपको पता है उनकी लड़कियां जाके लीग्स खेलती हैं। हमारा एक अनफॉर्चुनेट मसला ये है, जो पूल ऑफ क्रिकेटर्स हमारे पास मौजूद हैं उनका बैकअप हमारे पास इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि साल में सिर्फ एक डोमेस्टिक मैच होता है, उसके अलावा हमारे पास एज सच को वुमेन्स का मैच होता नहीं है। उसके बाद अंडर 19 आपने जनवरी के अंदर वर्ल्ड कप खेलने जाना है, अभी तक आपको पता ही नहीं है कि आपका कोच और आपकी टीम क्या होगी। तो ये चीज मैंने कहा ना कि ये कलेक्टिवली जो है पूरा का पूरा जो वुमेन्स विंग है जरूर वो काम कर रहा है, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ काम कर रहा है। मैचेस भी आपकी लड़कियों को बहुत ज्यादा मिले, उन्होंने परफॉर्म भी करके आपको दिया, कई मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाई है, लेकिन हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसी टीमों को हराएं तो आपकी वुमेन्स विंग को बहुत ज्यादा बैकअप प्लेयर्स चाहिए। हमारे पास अनफॉर्चुनेट है कि बैकअप प्लेयर्स है नहीं है। अच्छा अवैस, टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स, जो पाकिस्तान की एक वुमेन टीम रही है पिछले सालों में, ये एक बहुत इम्प्रूव्ड सेट ऑफ प्लेयर्स है, और मुनीबा से लेके कायनात इम्तियाज से लेके एंड एवरी प्लेयर बहुत ज़बरदस्त, डायना बेग, फातिमा सना, हर कोई ना, एंड आलिया रियाज एज वेल। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम वनडे, जब हमारी टीम खेल रही होती है तो वो एक टेस्ट फॉर्मेट में खेल रही होती है, और जब T20 खेल रही है तो वनडे खेल रही है। हम ऑल आउट नहीं होते, हमारी टीम अगर चेस कर रही है, हम रन नहीं बना रहे, 120 का टारगेट हमें मिल रहा है, हम जो है वो 20 ओवर में 100 रन बना रहे हैं, 5 खिलाड़ी आउट। अप्रोच नहीं है। डज इट अगेन रेफर्स टू द लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस? देखिए, आपकी अच्छी बात है ना, आपने जो इंटेंट की बात की, जो हम बात बार बार करते हैं कि इंटेंट आपको नजर नहीं आती, वो मेंस क्रिकेट की तो हम बात करते हैं, वुमेन्स क्रिकेट की आपका ये मसला है। चलें, अगर मैं रिकॉल करूं, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी न्यूजीलैंड के अंदर जाके। फातिमा सना एक नई कप्तान, आपको पता है 3 महीने पहले आपने उनको कप्तान बनाया। इंस्टेबिलिटी वुमेन्स विंग के अंदर भी होती है कि निदा डार कप्तानी कर रही थी, आपने अचानक एक यंग कप्तान फातिमा सना सामने लाके खड़ा कर दिए, शायद उनको इतना ज्यादा ग्रूम होने का टाइम भी नहीं मिला ऐसे कप्तानी की बात करूं। उसके बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी शिकस्त दी हुई, अभी की सीरीज की बात नहीं कर रहा, पहले की बात कर रहा हूं, वेस्ट इंडीज को भी पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। आपकी टीम की बॉलिंग यूनिट एक अच्छी है, आपकी बॉलिंग यूनिट 130, 120, 140 पे दूसरी टीम को आउट करती है। मसला आपकी बैटिंग अप्रोच का है, आपने इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन बैटिंग ऑर्डर के अंदर की हुई है कि आपको समझ में नहीं आती कि हमने बैटिंग ऑर्डर अभी तक क्या रखना है। आप उमैमा की बात कर लें, आप बात कर लें अपना सिद्रा इकबाल की बात करें, आप यहाँ तक निदा डार की बात कर लें, चले सीनियर कैंपेनर्स की अगर मैं बात करता हूँ, निदा डार की बात करूं, अभी तक आपको उनका स्टेबल पोजीशन ही नहीं पता कि हमने किस पोजीशन पे खिलाना है, क्योंकि देखें आपके पास ऐसा तो कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम में मौजूद नहीं। अभी भी सर्किट की बात करूं, जो कहीं पर भी किसी पोजीशन के अंदर जाके खेल सकता है। मैं बड़े प्लेयर्स के चले एलिसा पेरी की अगर बात करता हूं, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करती हैं, वो ओपन भी करती हैं, डाउन ऑफ द इनिंग्स भी जाके खेल लेती है, मिड ऑर्डर के अंदर भी खेल लेती हैं कि पोजीशन वो अपनी संभाल सकती हैं। आपके पास ऐसा कोई प्लेयर है नहीं। आलिया रियाज की बात करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा एक पिंच हिटर का रोल प्ले कर रही है। फातिमा सना ने भी वो एग्रेसिव अप्रोच रखी है, लेकिन कहां पर खिलाना है। हमारी टीम, जो आपने एक इंपॉर्टेंट बात की ना, 20 ओवर्स कितनी दफा हमने पूरे खेले, हमारी टीम ने 20 ओवर्स खेले ही नहीं है। पिछले वर्ल्ड कप के अंदर भी यही मसला हमारा रहा है कि हमारी टीम जो सी है 8 रन 7 रन से शिकस्त खाती थी, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपकी टीम शायद इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या इफेक्टिव नहीं है कि आखिर में जाके ओपनर या फिनिशर किसको भेजना है, फिनिश कैसे करना है। इस चीज पे वसीम साथ हैं, जुनेद खान मौजूद है, एक अच्छा इंटैक्ट मैनेजमेंट मौजूद है। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरीके से लेके चलते हैं। श्रीलंका का जो आज मैच
आपको पता है शारजा स्टेडियम में भी खेला जाना है, वो एक स्पिनिंग ट्रैक है, वहां पर पहले बैटिंग जो करता है वो अच्छा वाला स्कोर भी कर लेता है क्योंकि थोड़ा बाउंड्रीज भी छोटी है, लेकिन जब दूसरी इनिंग्स आती है तो स्लो विकेट है, क्रैक्स पड़ते हैं तो बॉल स्पिन करता है। ये भी टफ सिचुएशन पाकिस्तान के लिए होगी, लेकिन होपफुली पाकिस्तान वुमेन्स टीम एक अच्छा आपको नजर आए। मुझे पता है वार्म अप मैचेस में तो सबको दुख हुआ कि दोनों वार्म अप मैचेस हम हारे, लेकिन एक बड़ा आपको पता मुकाबला जो होगा। जी, वैसे ये तो बात हो गई वुमेंस क्रिकेट टीम की। वैसे पाकिस्तानी टीम में इस वक्त चल क्या रहा है और अंदर की खबरें क्या हैं? क्या शान मसूद और बाबर में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ भी था? क्योंकि अब तक क्रिकेट बोर्ड तो इसके मतलब उनके कोई सामने इख्तलाफात आए नहीं है ना क्रिकेट बोर्ड के, तो अंदर की खबर है क्या? देखिए, शान और बाबर में तो नहीं इख्तलाफात हैं, मसला सारा का सारा आपको पता है खुल के सारी सामने चीजें आ गई थी। जब आप लोगों ने सबको बुला के मीटिंग भी की तो जो बंच ऑफ प्लेयर्स 4-5 वहां बैठे हुए थे, समझ आ रही थी कि इनके मामला चल रहे हैं। इसमें शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम खुल के सबके सामने आ चुकी हुई है बात। अगर यही टीम मैं थोड़ा सा अरसे पहले लेके चला जाऊं, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया T20 आप फाइनल्स खेले, वर्ल्ड कप आप दुबई के अंदर आप सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, अनफॉर्चुनेट ऑस्ट्रेलियन सेमीफाइनल में आपको मारा था, लेकिन वो टीम थी जिसके अंदर आप करूं मैं करूं जो भी बच्चा था वो भी बात करता था कि यार पाकिस्तान टीम आपको एक जेलर टीम नजर आती है, जिस तरीके से लड़ते हैं नजर आ रहा है कि पाकिस्तान टीम आसान नहीं है। आपने इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैदा की है, मैंने आपने नहीं की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंस्टेबिलिटी पैदा की। बाबर आजम को उतार के शाहीन को लेके, फिर शाहीन को जिस तरीके से उतार के बाबर को आप वापस लेके, तो आपने इंस्टेबिलिटी खुद पैदा की आपने। क्योंकि इंसान है ना, प्लेयर के दिमाग में भी ये बात आती है कि पता नहीं यार उसने कहीं साजिश तो नहीं की थी, पता नहीं उसके बैकअप पे कौन मौजूद है। ओवेस, सॉरी टू कट यू, लेकिन इंस्टेबिलिटी हमने खुद भी पैदा की। एंड डू यू एग्री टू द फैक्ट कि इंस्टेबिलिटी कुछ सीनियर प्लेयर्स ने भी पैदा की? जो प्लेयर्स के आपने नाम लिए उनके वो रिश्तेदार भी थे। मैंने ढकी छुपी बात कर दी है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। नहीं, बात ठीक है आपकी बात देखिए, मैंने वो इसी चीज पे आ रहा हूं ना कि इंस्टेबिलिटी तो मैंने आपने तो नहीं पैदा की, सारे जितने हमारे जो स्टेक होल्डर्स बैठे हैं क्रिकेट के जो करता धरता है उन्होंने इंस्टेबिलिटी पैदा की थी ना, कि इसको कर दो उसको कर दो। आपको छोटी सी बात है, वर्ल्ड कप आता है, ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, फहीम अशरफ का चले मैं ले लूं, अच्छे इंटैक्ट प्लेयर जरूर रहे होंगे, लेकिन उनकी कोई परफॉर्मेंस आज सच कंसिस्टेंटली नहीं रही कि पाकिस्तान के लिए खेल सके। अचानक उनका कहीं ना कहीं नाम टपकने लग पड़ता है। ये जो इंस्टेबिलिटी कहाँ से आती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है, आपने वाजे कर दिया चेयरमैन साहब ने भी कि हम चाहे फैंस की प्रेशर की बात करें, मीडिया प्रेशर की बात करें, हम उसमें नहीं आएंगे। जो बेहतर है पाकिस्तान मुस्तकबिल के लिए हमने वो करना है। लेकिन चलें, जो अब आप जो कप्तान नया लेके आएंगे, चाहे वो रिजवान हो, चाहे क्योंकि कहीं से खबर आ रही थी कोई और भी शायद कप्तान बन जाए यहाँ पर, लेकिन यार उसको टाइम तो दो ना। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे वो बेचारा जो कप्तान है वो इसी कश्मकश में रहता है कि पता नहीं यार मैं एक सीरीज के लिए कप्तान हूँ, इसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया खेलने जाना, इंग्लैंड के बाद वहां पर वनडे भी है, वहां पर टेस्ट क्रिकेट भी है, वो टेस्टिंग नर्व्स होगा। आपको टाइम देना चैंपियंस ट्रॉफी तक, यार आप कप्तान हो, इसको बैकअप करना, लड़कों को भी बताना। लेकिन उसकी इंस्टेबिलिटी अगर दिमाग में रहे कि पता नहीं यार मेरे साथ होना क्या है, मैं कप्तान होऊंगा नहीं होगा, तो मुझे बताएं वो परफॉर्म कैसे करेगा। सेम शान मसूद की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बुरी रही है बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन जब टीम मीटिंग्स होती हैं तो जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं जब वो परफॉर्म ना करें ना, तो यंगस्टर सामने बैठे हो तो सीनियर हिचकिचाता है बात करते हुए। क्यों? उसको पता है कि यार मैंने अगर बात की और सामने की जो प्रेशर कुकर है वो उबल रहा हो तो फटेगा मुझ पे, कहेगा भाई अपनी परफॉर्मेंस बताओ ना क्या थी, तब जाके हम पे उंगली उठाना। तो कलेक्टिव आपको टीम को लेके चलना पड़ता है। जो इस वक्त पाकिस्तान का माहौल लिटरली आपको डिस्टर्ब लग रहा है, चैलेंजिंग पोजीशन है पाकिस्तान के लिए। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, उस माहौल में शान मसूद और कंपनी किस तरीके से पाकिस्तान टीम को लेके चलती है, बहुत सी चीजें सवालात भी हैं कि जो आपने टीम सिलेक्शन यहाँ पर की हुई है। शाहीन को आप वापस लेके आए, जब आपको पता है डिप है उनकी फॉर्म के अंदर, प्लेयर्स आपके परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में, उनको चांस नहीं मिलता, फिर वही हम बैठ के बात करते हैं कि लड़का आपका निकल गया, यूएसए की तरफ से खेल रहा था, उसने पाकिस्तान टीम को फेंटा लगाया। खैर, अब ये तो अब बिल्कुल ही एक ऐसी चीज़ थी जो सोशल मीडिया पे इरप्ट हुई कि जी ऐसा हो गया और वैसा हो गया। बट चलें, अब आपको वेस क्या लगता है कि क्योंकि बाबर ने ना फाइनली अब वाइट बॉल की उन्होंने कैप्टनसी से रिटायरमेंट दे दी वनडे की, तो डू यू थिंक कि दिस विल इम्पैक्ट हिज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस? बेहतर होगी अब? देखिए, होनी चाहिए। अगर मैं बाबर आजम की ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, कप्तानी में बहुत से फ्लॉज रहे हैं। चलें, जो अच्छे कप्तान जो पीछे रहे हैं जिन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं, मगर सरफराज अहमद से चले स्टार्ट करता हूँ, लेटेस्ट कप्तान की बात कर रहा हूँ। सरफराज अहमद पे भी किसी को तनकीद कप्तानी पे नहीं थी, उनकी इनकंसिस्टेंसी बैटिंग पे थी। आपको याद हो लीड फ्रॉम द फ्रंट जब की बात करते हैं तब उन पे ज्यादा तनकीद हुई थी। बाबर आजम का मसला ये रहा है, बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं, T20 में अराउंड 84 के करीब वो मैचेस, 63 या 64 मैचेस वो जीते हुए हैं, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। वनडे में बात करूं 40+ मैचेस वो जीते हुए हैं, लेकिन किन टीम्स के खिलाफ हम जीते हैं उसमें अगर बाबर आजम की मैं बैटिंग की बात करूं, बाबर आजम का जो एवरेज था वो था 50+ के करीब या 48-49 के करीब उनकी एवरेज थी।
वहां से उनकी बैटिंग एवरेज डिप होकर 38 पे गई है, बहुत बड़ा इंक्लाइन नीचे जंप हुआ है। दैट मीन्स कि साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होता हुआ था, आपके फील्ड के ऊपर भी जो एडजस्टमेंट्स आपकी थी वो आपको नजर आ रही थी। आप हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ बाबर आजम को। लेट्स बी फ्रैंक, विराट कोहली की अगर बात करूं, वो जो डिप उनकी लाइफ में आया था, जो आप इंट्रो में बात कर रहे थे, वो जो डिप उनकी लाइफ में आया था, बहुत से लोगों ने बात की थी कि विराट कोहली वापस नहीं आएगा, लेकिन वो जिस तरीके से वापस आए हैं, चेस का किंग उनको कहा जाता है, और लिटरली आपको मानना पड़ेगा चेस के बहुत बड़े किंग हैं। कभी प्रेशर मैंने उनके चेहरे पे नहीं देखा, जिस तरीके से इनिंग्स को आगे लेके चलते हैं। अल्लाह करे कि बाबर आजम जब नए पाकिस्तान टीम के लिए आए थे, जो उनके आपको स्टांस उनका नजर आता था, जो आपको उनकी एग्रेसिवनेस नजर आती थी, वो चीज आपको बैटिंग के अंदर नजर आए। क्योंकि कप्तानी पाकिस्तान की इट्स नॉट एन ईजी जॉब। लोग समझते हैं कि लीग क्रिकेट की कप्तानी करके, मैं शाहीन की बात कर रहा हूँ कि जो बैकअप एक चल रहा होता है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दो, तो भाई लीग क्रिकेट की कप्तानी एक अलग चीज है, पाकिस्तान की कप्तानी अलग चीज है। और फिर वो लग पता जाता है कि जब आप लीग से अब आते हैं कैप्टनसी करने के लिए, अगेन किसी सीनियर क्रिकेटर से पूछ लगवा के, तो फिर जब आप अगेंस्ट बड़ी टीम जब आप आते हैं तो यू क्रैक अंडर द प्रेशर। थैंक यू सो मच ओवैस, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब वो तमाम तर अफराद के बाबर बेकार कैप्टन है ना, तो वो कैप्टनसी से हटा दिया आपने। मुबारक हो आपको, लाएं नया कैप्टन और फिर जीत लें वनडे सीरीज़ और T20 से। खैर T20 से तो अभी वो हैं, सो खैर तो भाई बाबर तो चले गए, अब हम कहाँ जाएं? अब हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक लेके चलें। वापस आएंगे, फिर देखेंगे दोबारा कहाँ जाना है। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। अब मिलवाते हैं आपको हीरो पाकिस्तान में। आज हम मिलवाने जा रहे हैं जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे मार्शल आर्ट से जो कि रोज़गार कमाने के लिए रिक्शा चलाते हैं, मगर उन्होंने हालिया दिनों में मार्शल आर्ट्स के मैदान में भारत का रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का एजाज़ हासिल किया है। अच्छा, रक्षा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। ग्लोरीफाई करना चाहिए उसको, हमें ये नहीं कहना चाहिए ओहो रक्षा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हलाल मेहनत रोजगार कर रहे कमाएं, हैं। मेहनत कमाएं। हाँ, हम इस पे बात ज़रूर करेंगे कि वसाइल कितने हैं। सो अरशद महसूस जो हैं वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, आज हमारे हीरो हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स शेयर करें। भारत का रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्र है जो आपने मुझे अपने शो पर टाइम दिया, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर बहुत खुशी हुई है मुझे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद कि भारत को मात दे के, क्योंकि जनरली जो भी किसी भी खेल का मैदान हो, जब भारत से टाकरा होता है, हम जीत कर आते हैं, तो वैसे ही सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद होता है। तो वो फीलिंग्स बताइए जब आपने भारत को हराया। जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश था और मैंने भारत को शिकस्त दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो है वो रक्षा चलाते हैं और फिर उसके बाद अपना मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, तो अरशद किस तरीके से दोनों चीज़ों को आप साथ लेके चलते हैं? मैं रक्षा चलाता हूँ तकरीबन 4 बजे तक। उसके बाद मेरा गेम होता है, एकेडमी जाता हूँ और मैं अपना गेम करता हूँ और और अरशद, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो हक हलाल की रोज़ी भी कमाते हैं, फिर स्पोर्ट्स में भी आप इन हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि दीगर मुल्कों में मार्शल आर्ट हो गया और इस चीज़ पे इतना हुकूमत पैसा लगाती है, हमारे यहाँ कितना ज़्यादा इस पे पैसा लगता है? कुछ है, कोई फेडरेशन है जो कि आपको सपोर्ट करती है, कोई इस तरह की कोई चीज़ है? नहीं, क्लब तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे साथ कुछ रास्ते हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद कुछ हो जाएगा। और अरशद, आप ये बताइए कि आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में कौन कौन है, और भी है जो कोई मार्शल आर्ट करता है? जी नहीं, मेरे 2 भाई है, वो स्कूल पढ़ते हैं और कोई नहीं मार्शल आर्ट करना। अच्छा, वैसे अरशद, जो आपका ज़रिया माश, आप रिक्शा चलाते हैं, ये काम ऐसा है जो लगभग 24 आवर्स ही रहता है, 24 घंटे ही आप इस काम पर होते हैं। इस काम से अपने लिए वक्त निकालना, प्रैक्टिस करना कितना मुश्किल है और कैसे आप ये सब कुछ मैनेज करते हैं?
शौक होता है उसके लिए टाइम निकालना इतनी मुश्किल बात नहीं होती, और मुझे मार्शल आर्ट के साथ शौक है और उसके लिए टाइम निकालना मेरे लिए कोई बात नहीं है। क्या ये हिम्मत होनी चाहिए ना। अच्छा ऐसा, ये तो एक रिकॉर्ड आपने किया है, अब अगला कौन से रिकॉर्ड पे नजर है आपकी? मेरे लिए इस रिकॉर्ड में शर्मा शर्मा के दूसरा 3 मिनट का रिकॉर्ड है। इंशाल्लाह मैंने इस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, वो 3 मिनट का है। अच्छा, जब ये अच्छा खानदान में कौन कौन है आपके भाइयों के अलावा? 2 भाई है, एक बहन है और एक अम्मी है। अच्छा, तो जब ये आपको पता चला, आपके ख़ानदान को पता चला कि भाई इस लड़के ने तो हमारा दुनिया में रिकॉर्ड जो है वो बनाया है और हमारा बड़ा नाम ऊंचा किया है, तो कैसा उनका था तासुरात? जी वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। जैसे मैं घर गया और मुझे बहुत मुबारकबाद दी, अपने रिश्तेदारों ने भी वगैरह बहुत मुबारकबाद। जी, वैसे अरशद ये शौक़ कहाँ से आपको पैदा हुआ? किसी को देखा था या कहीं कोई लड़ाई भड़ाई हो गई थी और आपने खूब कोहनियाँ मारी और आपने सोचा इसी की प्रैक्टिस करूँ, मैं आगे जाऊँगा? ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? ये शौक मेरे कुछ सीनियर थे जो मेरे मोहल्लेदार थे तकरीबन, वो फिर मैं उनके साथ मिलता था, फिर वो मुझे ऐसे बताते कि हम ऐसे, फिर एक दिन में भी उनके साथ चला गया और इस तरह बस शौक पैदा हुआ। और ये कितने अरसे से आप कर रहे हैं? तकरीबन मेरे 2 साल 8 महीने, इस तरह 3 साल पूरे हो गए। अच्छा, तो इतने अरसे से आपने प्रैक्टिस की है? जी मैं इतने अरसे से प्रैक्टिस करता रहा। ज़बरदस्त। ठीक है अरशद महसूद, और ये भी मुझे बताएं कि तालीम वगैरह का आपने हासिल की है या फिर वहाँ पे वो तालीम हासिल नहीं कर सके, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, तालीम मैंने क्लास 8 तक हासिल की है और इंशाल्लाह इस साल 9 के प्राइवेट पेपर के लिए निकलते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप तालीम भी हासिल कर रहे हैं, रोज़गार भी कमा रहे हैं। अच्छा, आपके जो कोच हैं वो इरफान महसूद, वो भी पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम है, तो अपनी कामयाबी जो है उसका सेहरा कितना आप उनके सर भी देंगे जो आपके कोच हैं? ये मैं अपनी सारी कामयाबी अपने कोच को दूंगा, क्योंकि मुझको सारा मेहनत वही करते हैं और मेरा ये कुछ नहीं है, सारा वो है कामयाबी है सारी मेरी साथ की। सही है। अरशद, वैसे इस रिकॉर्ड के बाद किसी ने हुकूमत की तरफ से आपको राब्ता किया गया है? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा। फिलहाल तो अभी लॉन्च किया हुआ है। अच्छा, ये भी एक बात बताइएगा, मैं भी सोच रही थी कि ये इस ट्रेनिंग के लिए कोई ख़ास डाइट की या और मज़ीद कुछ ट्रेनिंग्स की दरकार होती है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते होते हैं, क्योंकि एल्बो तो बड़ी जान मारनी पड़ती है इसके लिए आपको, इसके ऊपर तो कोई इतना ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं होता। तो क्या ट्रेनिंग्स की आपने, क्या खाने खाए इसके लिए? इसके लिए बस कुछ ड्राई फ्रूट होते हैं और कुछ इस तरह सामान होते हैं जो जरूरी होते हैं, तकरीबन दूध हो गए, इस तरह ड्राई फ्रूट हो गए, इस तरह कुछ सामान होती है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद महसूद, हमारे साथ आप मौजूद थे। आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि आप इसी तरह पाकिस्तान के लिए मज़ीद रिकॉर्ड्स बनाते रहें। इस तरह के रिकॉर्ड्स बहुत सारे जो हैं, ना सिर्फ ये कि हम बनाते रहते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब पता लगता है कि अच्छा भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, इससे हमें एक और सबक भी मिलता है कि जिसको जो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, उनको करना था तो वो रिक्शा भी चला रहे हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं और उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। तो जब हम करना चाहते हैं तो हम कर जाते हैं। और अभी हम ब्रेक लेना चाहते हैं। When there is a will, there is a way, and there is a break. So please take it. वेलकम बैक जनाब, दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। अब नेक्स्ट स्टोरी क्या है? भाई नेक्स्ट स्टोरी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी आजकल मुल्क की सियासत में बड़ी बाज़गश्त है, और वो ये कि हुकूमत आईनी अदालतों के मामले पे अब भी डटी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी मुतहरिक थे, नवाज शरीफ भी अब मैदान में आ गए हैं। उन्होंने बैरून मुल्क अपना दौरा मुलतवी कर दिया है और अब फैसला ये हुआ है कि वो आईनी तरमीम के बाद ही बैरून मुल्क जाएंगे, यानी कि हफ्ता 10 दिन में ये जो है पेश भी कर दी जाएगी। बिल्कुल। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान से महसन नकवी के बाद इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात हुई है, जिसके बाद इरफान सिद्दीकी ने बताया कि मौलाना चाहते हैं कि निज़ाम जैसा भी है चलते रहना चाहिए, तरामीम पर इनके इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, सिर्फ चंद चीज़ों की बात है। पीपल्स पार्टी भी मुस्तकिल मौलाना से सलाह मशवरे कर रही है।
है। अच्छा, 2 रोज़ कबल पीपल्स पार्टी के वफ़द से उनकी मुलाकात भी हुई थी। अब यहाँ आईनी अदालतों से मुताल्लिक़ अगर कुछ हक़ाइक़ जानना ज़रूरी भी हैं तो 90 ममालिक ऐसे हैं, 85 to 90 कंट्रीज़ जिसमें आईनी अदालतें मौजूद हैं, और ये अदालतें सिर्फ गरीब ममालिक में नहीं बल्कि जर्मनी, बेल्जियम समेत दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में फ़ाल भी हैं। बिल्कुल, और साथ में टर्की में भी आईनी अदालत मौजूद है। दुनिया के अहम तरीन ममालिक में जजेस का तकर्रुर और मवाख़ज़ा अदालत पार्लियामेंट करती है। इसमें अमरीका, बरतानिया और भारत भी मौजूद हैं। और 2 ऐवानी मुक़न्नना का एक ऐवान करारदाद मंजूर करता है, दूसरा उसकी मंजूरी देता है। अब इस निज़ाम के बाइस अदालती निज़ाम में करप्शन जो है वो ख़त्म हुई है। हमारे साथ मौजूद है माहिर क़ानून एडवोकेट हाफिज़ एहसान अहमद साहब। तो एडवोकेट साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, अब ऐसा है हाफिज़ साहब कि हमने अपने इस इब्तिदाइये में ये बताया भी है कि ये कोई अनोखा काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में, बल्कि इसी दुनिया के 80 से 85 से 90 ममालिक में इस तरह की आईनी अदालतें भी मौजूद हैं। सो स्टार्टिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट, और फिर हम ज़रा पॉलिटिक्स पे आते हैं। कितना ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए इस वक्त आईनी अदालतों का क़याम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया, फैसल, आपको बहुत बहुत जो है गुड मॉर्निंग जी। जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने इशू जो कॉन्स्टिट्यूशन उठाया है वो ये है कि दुनिया के अंदर अब एक जो ट्रेंड चल गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो है स्पेशलाइज्ड का। और स्पेशलाइज्ड ये है कि आपके 2 दुनिया भर के अंदर सिविल जस्टिस सिस्टम चलते हैं। एक है सिविल लॉ सिस्टम और एक है कॉमन लॉ सिस्टम। अब सिविल लॉ सिस्टम जो है वो ज़्यादा कोडिफाइड है, और कॉमन लॉ सिस्टम जो है वहाँ के ऊपर जज मेड लॉ या जहाँ पे बरतानिया की अपनी कॉलोनीज रही हैं वहाँ के ऊपर ये चलता है। बट दोनों जगह जो चीज़ें आगे जा रही हैं वो ये जा रही हैं कि जो एक आम आदमी है उसको किस तरह रियासत जो है या रियासत के इदारे स्पेशली कोर्ट्स किस तरह फैसिलिटेट करें। उसके अंदर ये है कि 2 तरह के केसेस होते हैं आपके। एक वो हैं कि जो आपके सिविल राइट्स हैं, आपके क्रिमिनल मैटर्स हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के मैटर्स हैं, या उसके बाद आपकी लाइबिलिटीज हैं कि जिसके अंदर आप आर्बिट्रेशन चले जाते हैं, या उसके बाद कोई आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। दूसरे केसेस वो नेचर के अंदर होते हैं कि जिसके अंदर आप अपनी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स चाह रहे होते हैं, या इंट्रा गवर्नमेंटल इशू होते हैं, यानी कि प्रोविंस का फेडरेशन के साथ होता है, या ये है कि आपकी जो हाई कोर्ट्स के सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है कि जिसके अंदर जाके आप किसी न किसी लॉ को चैलेंज कर देते हैं कि ये लॉ जो है इनकंसिस्टेंट जो है विद द फंडामेंटल राइट्स या आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, और इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। मीनिंग देयर बाय के इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, उसके बाद आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, इंट्रा गवर्नमेंटल इश्यूज हैं, या पॉलिटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर जाके, उन सारों के लिए दुनिया भर के अंदर जो है वो अब सिस्टम आ गया है कि आप उसके लिए एक्सक्लूसिव कोर्ट्स जो है वो बनाएंगे। अब एक कोर्ट्स वो आपकी हैं जो आपकी रेगुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके बाद आपकी हाई कोर्ट्स हैं, और उसके बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट है। अब उस सुप्रीम कोर्ट आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं, इसके अंदर तकरीबन 24 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और हर टीयर के ऊपर पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो अपनी जिंदगी के कई कीमती साल जाया कर देता है उस फोरम को क्रॉस करते हुए। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है 5 से 7 साल वहां लग जाएंगे, उसके बाद अगर आप हाई कोर्ट आते हैं इतने ही वहां लग जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट तक जाते तकरीबन 22 से 24 साल का एक साइकिल है जो सिविल मैटर्स के अंदर है। इसी तरह क्रिमिनल मैटर्स जो है उसका भी लंबा टीयर 3 से 4 साल नीचे है, फिर उसके बाद 4 से 5 हाई कोर्ट है, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हुए 15 से 20 साल का वो एक लगता है। और आपने देखा होगा कि कई केसेस ऐसे हैं कि वो बंदा फौत हो गया और उसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के इस सिस्टम के बर्डन की बुनियादी वजह एक तो लिटिगेशन का ज्यादा होना, और दूसरा ये है कि हमारी हाई कोर्ट्स का या सुप्रीम कोर्ट का जो इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स वाला मामला है, या पॉलिटिकल क्वेश्चंस वाला मामला है, या ऐसे मामले जो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज लेके बार बार जाती है, तो वो सारे का सारा टाइम जो एक आम आदमी को लिटिगेंट को चाहिए होता है वो सारे का सारा इन केसेस पे लग जाता है, और वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। पहले ये कहा जाता है कि जी इसको लार्जर बेंच के अंदर लेके जाएं, अगर लार्जर बेंच बने तो फिर कहते हैं फुल कोर्ट है। और आपने पर्टिकुलरली देखा होगा कि इस पिछले 2 साल के अप्रैल 2022 से लेके आज तक जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ने फुल फ्लेज जो है पाकिस्तान के आम आदमी की लिटिगेशन को एड्रेस नहीं किया, और यही वजह है कि सोसाइटी के अंदर एक एंजाइटी है। अब ये जो मामला है पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का या जुरिस्डिक्शन का जो ट्रांसफर है, और दुनिया भर के अंदर फैसल जहां भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं
वहाँ के ऊपर ना सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इफेक्ट होता है, ना उसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट इफेक्ट होता है, और ना ही उसके अंदर एक पैरेलल कोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन आपकी सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन देता है, वही लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन उस जुरिस्डिक्शन को एक और एक्सक्लूसिव कोर्ट के अंदर लेके जाता है, ताकि वहाँ मामले जो हैं वो अपनी रूटीन के मुताबिक रहें और पाकिस्तान के या दुनिया भर के अंदर जो लिटिगेंट है वो इन रेगुलर कोर्ट से इफेक्ट ना हो। अब ये चीज 2006 के अंदर जो थी सीओडी के अंदर आई और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने रियलाइज किया, जिसमें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, उसके बाद आपका पीटीआई ने ज्वाइन किया, जेयू, पाकिस्तान की सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज पे एग्री हैं और पाकिस्तान के लॉयर्स इस चीज के अंदर एग्री हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, उसको बेहतर होना चाहिए। सारे इस बात से एग्री हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक डिलीवर नहीं कर रहा, इसको बेहतरी की गुंजाइश है। सारे इस बात पे एग्रीज हैं कि इस ओवरबर्डन को किसी न किसी तरह डिवाइड किया जाए बिटवीन द टू कोर्ट्स, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स या इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स या उसके बाद इंटर गवर्नमेंटल इश्यूज या गवर्नमेंट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो किसी और तरफ चली जाए और दूसरी जो है वो और चली जाए। अब सिर्फ प्रॉब्लम ये आया है कि गवर्नमेंट का वो मैकेनिज्म जिस तरह उनको प्लेस करना चाहिए था इस सारी चीज को, वहां के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम आया है कि जिसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी आई। आप इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज से जाके पूछें तो कोई ये नहीं कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बननी चाहिए, कोई नहीं कहेगा कि पाकिस्तान की जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस बेहतर होना चाहिए, कोई नहीं आपसे ये कहेगा कि जी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है उसकी सर्जरी की जरूरत है, हाई कोर्ट की सर्जरी की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल सर्जरी की जरूरत है, ताकि इस निज़ाम को इफेक्टिव भी किया जाए, ट्रांसपेरेंट भी किया जाए और इसको फंक्शनल भी किया जाए। अब उस चूंकि हम एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर पड़ जाते हैं सारी, कभी हम टाइमिंग का इशू बना लेते हैं, कभी हमारा चूंकि एक पॉलिटिकल डायलॉग बहुत बड़ा वैक्यूम है सारी सोसाइटी के अंदर जो है। तीसरा ये है कि हम प्री डिटर्मिन्ड हो जाते हैं कुछ चीज़ों के मुतालिक कि पर्सन्स को टारगेट करके अपने इशू से डेविएट कर देते हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि चीजें अब आ गई हैं, सामने आ गई हैं, इसके ऊपर जो राय नहीं है, 70 ममालिक 80 से ज्यादा चल रहा है। आपने राइटली ये एक चीज़ पुट अप की है और सिंस अब इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है तो उस पर मुझे एक सवाल कर लेने दीजिए कि एक तो आपने कह दिया कि ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इस पे कोई असर पड़ेगा और ना ही कोई खुदा ना खास्ता कोई पैरेलल जस्टिस सिस्टम बनाया जा रहा है, लेकिन जब हम पॉलिटिकल बयानिए देखते हैं एक आम तासुर अपोजिशन जमातों की तरफ से ये आ रहा है कि जी फला हुकूमत जो है वो किसी फला जज के सपोर्ट के लिए इस तरह की कोई चीज़ कर रही है। हालांकि बिलावल ने कल कहा भी कि भाई ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। तो इस नज़रिए पे आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो ये पॉलिटिकल बयानिया बन रहा है इन अदालतों को लेकर? अच्छा फैसल, ये है कि ये बिल्कुल ये जो चीज़ आई हुई है कि चूंकि एक अच्छी चीज़ आई है, अब उसके अंदर एक जो टारगेट ओरिएंटेड कैंपेन है कि शायद ये सारा कुछ जो है वो किसी पर्सन स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है। अब पर्सन स्पेसिफिक की तरफ जाना या ना जाना, इस अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखें तो किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि जी फला पर्सन जो है उसको अब ये टारगेट किया जा रहा है या उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये तो वो फर्स्ट फेज है कि फर्स्ट फेज जब मुकम्मल होता है और आगे उसके अंदर चला जाता है। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है अगर इस चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल नहीं है। देखे ना कि अगर आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है तो किसी एक शख्स के लिए तो नहीं बन रही, या उसके बाद ये है कि उसको अगर आपने ट्रिकल डाउन करना है कि प्रोविंस के अंदर भी उनको लेके जाना है, सिर्फ ये हल तो नहीं है कि जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप इन इश्यूज को रखें। उससे ज्यादा केसेस तो आपके हाई कोर्ट्स में हैं, उससे ज्यादा केसेस जो हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर है। तो हाई कोर्ट के अंदर भी आपकी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बननी चाहिए। तो अगर इस ब्रॉड डिस्कशंस के अंदर उसको लेके आया जाए, और उसको मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सबसे लीड कर रहा है इस मामले के अंदर वो पीपल्स पार्टी है और उनके लीडर ने बड़ा अच्छा इस चीज को आगे लेके गए। गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस चीज पे एग्री हैं कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। पीटीआई भी इस चीज पे एग्री है। अगर आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं जी कॉन्सेप्ट ठीक है लेकिन शायद किसी एक को फैसिलिटेट के लिए है। तो ये इंप्रेशन को डिस्पेल करना जो है ये गवर्नमेंट का काम है कि अगर एक अच्छी चीज पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के अंदर अगर बेहतरी लाई जा रही है तो उसको अगर पर्सन स्पेसिफिक करके इसको डेविएट किया जाए तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि इसको एक पब्लिक डिबेट के अंदर और आना चाहिए जिसके अंदर आपके मीडिया के लोग हैं, लॉयर्स हैं, उसके बाद
आपके जो है ये जो जस्टिस सेक्टर से है, सारों का एक कंसेंसस इस पे लेके आना चाहिए कि ये जो चीजें की जा रही हैं ये मुल्क के मफाद के अंदर हैं, ये पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के मफाद के अंदर है, और इसके अंदर ना कोई पर्सन स्पेसिफिक है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट टारगेट है, बल्कि ये सारे का सारा एक कंप्लीट पैकेज है। और मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहूंगा, और मैंने आगे भी इस पे बोला है कि हमारे जो दोनों नेशनल असेंबली या सेनेट है, इनकी फुल हाउस जो है वो कमेटी बननी चाहिए, और पाकिस्तान के जितने आउटडेटेड लॉज हैं जो अंग्रेज के दिए हुए हैं, आपका पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का है, आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का है, आपका सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का है, आपका आर्बिट्रेशन एक्ट 1920 का है, ये सारे आउटडेटेड लॉज है जिनको बदलने की जरूरत है, और उसको लीड किसने करना है? इन्हीं हमारे लीडर्स ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है। थैंक यू सो मच एहसान साहब, थैंक यू सो मच एहसान साहब। हमारे पास वक्त की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट हाफिज़ एहसान साहब माहिर कानून जो थे वो हमारे साथ थे, बता रहे थे कि जुडिशनल सिस्टम में जो अच्छी चीज़ हो रही है उसे होना चाहिए, लोगों को जो है वो अपने मुफाद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसी के साथ साथ वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और भाई महंगाई कम हो गई है, आपको लग रहा है महंगाई कम हो गई? सुनाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, तो कैसे दिखाई देगी? क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब्जी मंडी से लेके खुरोनोश की थोक मार्केट तक किसी ने भी कोई चीज़ जो है उसकी कीमत कमी हुई ही नहीं है। और उसकी एक और चीज़ ये, वो जो हम आगे चल के इस पर भी बात ज़रूर करेंगे, ये जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये 2 रुपये बढ़ता था जब पेट्रोल, तो ये ऐसा बढ़ाते थे, और डीजल जब बढ़ता था तो ऐसा बढ़ाते थे, इनसे ज़्यादा गरीब कोई था ही नहीं। लेकिन उसके बाद जब कम होने शुरू हुए तो फिर जाएं और जाके पूछ लें कि किराया कम हुआ है नहीं हुआ है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि खाना पीना या ट्रांसपोर्ट का किराया, अद्वियात की सालाना कीमतें, इसमें इजाफा जो हुआ है, मतलब कि ये तो कमाल है। और वो अद्वियात भी कौन सी? जान बचाने वाली। और हमें बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन का रेट जो कि 6.7 पे आ चुका है, और हमें ये भी बताया गया है कि जी खित्ते में बांग्लादेश से भी ये नीचे आ गया है। सहूलतें तो हमें रवांडा वाली भी नहीं मिल रही। खैर, हम इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अब्दुल सलाम दादाबॉय साहब। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये इतनी कमी हो गई महंगाई में, आप मुझे बताएं आप तक पहुँची है ये समरात इसके? उन्होंने कहा ना, सुनाई तो दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है। फैसल भाई, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना। इसमें से एक चीज़ तो है सोशल कॉन्शियस की कमी। खैर, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी पावर्स की भी हमें फुकदान नज़र आता है, लेकिन बेसिकली सोशल कॉन्शियस की कमी है। एंड दैट इज, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लेट्स टेक पोल्ट्री एज एन एग्जाम्पल। ओके, मुर्गी काफ़ी इस्तेमाल होती है, जी हाँ। मुर्गी के रेट बढ़ते हैं, तो मुर्गी से वाबस्ता जितनी भी चीज़ें हैं रेस्टोरेंट्स, होटल्स में, आप देखेंगे दे शूट अप, ठीक है, इवन फ्रोजन भी, ठीक है। बट व्हेन द रेट्स कम डाउन, आपने किसी रेस्टोरेंट को ये बैनर डिस्प्ले करते हुए देखा है कि जनाब अब मुर्गी की रेट कम हो गए, लिहाजा हम टिक्का अवामुन्नास के लिए 250 नहीं 150 रुपए का देंगे? ये तो ये एक तो आपने 250, 150, 1900 की बात कर दी। 450 से 500 तो मैं एक बात मैं मिसाल, बिल्कुल 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 इशू। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर आप उन्हें कन्फ्रंट करते हैं, किसी भी रिटेलर को, वेंडर को, वो ये कहता है कि साहब बात दरअसल ये कि आप मुर्गी के रेट में कमी तो देख रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द इनविजिबल हिडन एक्सपेंसेस दैट वी आर कन्फ्रंटेड विद। तो ये इतना आसान मौजू नहीं है कि इसके लिए हम कोई एक थंब रूल रख के कहें कि हाँ जनाब ये फैक्टर है, इससे महंगाई कम हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप फिगर्स को फज भी कर लीजिए तो पेट्रोल के रेट्स तो कम हुए हैं जी, बिल्कुल, और पिछले 2-3 महीने में मुतवातिर कम हो रहे हैं। आई मीन इट इज़ अ वेरी बिग साई ऑफ रिलीफ कि पेट्रोल 250 के अंदर है, ठीक है ना। जब पेट्रोल पहले बढ़ता था
तो इनवेरिएबली आप देखते थे रातों रात हर चीज पे आग लग जाती थी कि जनाब पेट्रोल let's take the मिसाल of transport. हाँ जी बिल्कुल मैं आई मीन दिस इज ट्रांसपोर्ट इज जस्ट वन Yes. स्फीयर वी आर ट्रांसपोर्ट का टॉकिंग पड़ा अबाउट है हर चीज के ऊपर। कि जनाब पेट्रोल भर। हाँ। अच्छा मेरे हिसाब से एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो कि हम जिसको इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे वो ये है पावर बिल्स, यूटिलिटी बिल्स जी हाँ। जो है ना वो लोगों को मार रहे हैं। उन बिल्स की वजह से लोगों को जो महंगाई में कमी है वो फील नहीं हो रही है। अब एक एवरेज फैमिली है अगर उसका 30, 40, 50 हज़ार रुपए का बिजली का बिल है, देयर इज वर्चुअली नथिंग लेफ्ट फॉर द हाउस होल्ड टू सर्वाइव। कुछ नहीं है, ठीक है, सोने पे सुहागा अगर खुदा ना खास्ता वो किराया तो फिर तो मौत है बेचारे की। अब उसकी वजह से जो क्रंच मिडिल क्लास फील कर रही है तो उसमें इवन अगर महंगाई 6.5% या 6.7% से लेके 3.5% भी आ जाए, बट आई मीन वो यूटिलिटी बिल्स का क्या होगा, वो तो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पिन पॉइंट करके कहेंगे जनाब ये आप गीदड़ सिंगी पकड़ लें और महंगाई कम हो जाए। सर अब एक चीज़ है कि चलें अब आलू पे 20 रुपए कम हो जाएं या फला हो जाए जो भी हो जाए, अब गवर्नमेंट की रेट जो है ना वो तो हमें कहीं पे नज़र आए, क्योंकि अब बिजली गैस इस पे तो मेरे ख्याल से हमें आंखें बंद कर लेनी चाहिए क्योंकि इसका एक बराह रास्त ताल्लुक IMF और उसकी शराइत से भी है। तो चलें यहाँ तो किसी तरीके से हम आंखें बंद करके आगे बढ़ते हैं, बट जो हम बात कर रहे हैं अभी कि जी अगर पेट्रोल कम हो रहा है, पहले जो बढ़ता था तो खाने पीने की अशिया से लेके ट्रांसपोर्ट की किराए कपड़े सब पे बढ़ता था, और अब जब पेट्रोल कम हो रहा है तो इस पे कमी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट की रेट अप्लाई हो सकती है ना? देखिए मैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के एक अहदेदार की हैसियत से बताता हूँ, वी remain in constant touch with different government agencies, जिस तरह ब्यूरो ऑफ प्राइजेस है, ओके, कमिश्नर कराचीज ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उनके दफातर हैं, जितनी अशिया खुर्दो नोश हैं उनकी डेली प्राइस इंडेक्स निकलती है, ठीक है ना जी। हम टीम्स भी फॉर्म करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में जाके, उन पे रेड्स भी होती हैं, स्नैप चेक्स भी होते हैं। लेकिन देखिए बात दरअसल ये है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये मैं अपने आप से पूछता हूँ, इज इट वर्चुअली पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एवरी सिंगल सिटीजन इन दिस कंट्री? नहीं। अच्छा, फिर देन लीड्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन, क्या माशरे में डंडा लेके हुकूमत का ही काम है कि हर शख्स को मॉनिटर करे, इन्फोर्स करे और चीज़ें इम्प्लीमेंट कराएं? नहीं, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, मैं फैसल भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि कराची जितनी चैरिटी करता है वो पूरे पाकिस्तान में शायद ही, बल्कि मैं कहता हूँ एशिया में शायद कोई ऐसा शहर हो जहाँ पर इतने चैरिटेबल कॉजेज़ हो जितने कराची करते। लेकिन अगर गिला शिकवा है तो क्या उल्मा से नहीं होना चाहिए कि वो भी अपने जुमे के खुतबे में और इस चीज़ पे फोकस करें कि जनाब यार एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सिर्फ मल्टीनेशनल्स की और बड़े इदारों की रह गई है? क्या हर आदमी की ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? ठीक है ना जी, हर इंसान अपने हिस्से का दिया भी तो जला सकता। आप मुझे बताइए, रमज़ान आता है, जी हाँ, कौन सी आसमानी बिजली गिरती है कि फ्रूट पे 300 से 500% का इजाफा देखने में आता है? जस्ट बिकॉज रमज़ान में फ्रूट की कंजम्पशन थोड़ी बढ़ जाती है, बट डज दी इन्फ्लेशन जस्टिफाई जस्टिफाइबल? और इससे मुझे सर एक बात याद आ गई, गालिबन 2 साल पहले यहीं कराची में ही एक मूवमेंट चली थी कि अगर महंगा फल मिलेगा तो फल का बाइकआउट करें, वो हुआ और फिर कीमतें काफ़ी कम आनी। अच्छा, हम कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पिछले 5 साल से ये मुहिम चला रहे हैं कि जनाब रमज़ान में फ्रूट की प्राइजेज़ अगर एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ रही हैं
और आप समझ रहे हैं कि प्रॉफिटेरिंग हो रही है, आप फ्रूट अवॉइड करें। मतलब हमने इसमें ये भी देखना होता है कि एक तबके की जो की लाइवलीहुड है वो फ्रूट पे चलती है, ठीक है, ठीक है, उसको मारना नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर somebody is trying to extort an exorbitant profit from the masses, उसको कम से कम उसकी रोकथाम के लिए एक्शन लेना है। अब दिस लीड्स टू अनदर क्वेश्चन, और वो ये कि जैसे आपने बात की कि जाहिर सी बात है, हम कोई ये ना समझे कि हम ये कह रहे हैं कि जी रेडी वालों को आप बिल्कुल ही फारिग कर दें, साइड कर, अल्लाह ऐसी बात नहीं है। हर किसी का रोजगार कमाने का, और फेस्टिविटीज़ के जो महीने होते हैं जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा दिहाड़ी भी लग जाती है। नाउ द थिंग इज के लोगों में शऊर, ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि अगर मैं जा रहा हूँ और मैं अगर कोई फ़र्ज़ करें किसी मॉल में जाता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ तो कोई चीज़ छान पटकता हूँ कि हाँ यार ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जब मैं यहाँ इन जगहों पे जा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल भी छान पटक नहीं करता कि जी अगर अच्छा ये तुम दे रहे हो भाई, ये तुम जौहर में तो 200 रुपये, तो ये DHA में जो है, ये DHA में आते आते फल 500 रुपये का कैसे हो जाता है। लोगों में अवेयरनेस, लोगों की अपनी कम्युनिटीज़ शहर कराची के हद तक आप कितनी देखते हैं और कितनी होनी चाहिए? देखिए, दिस हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड, ठीक है ना, देयर इज नो डाउट इन एनीबॉडीज माइंड अबाउट दैट। लेकिन वो कहते हैं गाते गाते गवैया बनता है, ठीक है ना। लोगों को एजुकेट करते हुए, उनको बताते हुए, समझाते हुए, सिखाते हुए टाइम लगता है, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे यहाँ जो है ना वो र्यूमर्स और नॉनसेंसिकल स्टफ इतना हो गया है कि इट इज़ रियली हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रूथ एंड द फेक न्यूज़। हैविंग सेड दैट, काम तो हो रहा है, ठीक है ना। हम तो कोशिशें करते हैं, 2.5-3 महीने पहले कमिश्नर कराची के दफ्तर में दूध की कीमतों पे मीटिंग्स हुई। हमारे चेयरमैन मुल्क से बाहर थे तो वो एज एक्टिंग चेयरमैन सारी मीटिंग्स मैंने अटेंड की। मैंने जो शुरका थे मीटिंग्स के, दे वर एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड, ठीक है ना, फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ ऑर्डर टू द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द कॉस्ट ऑफ वाटर, पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, सारा मिला के वो एक समरी बना के लाए थे कि दूध की कीमतों में क्यों इजाफा होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जो उसको डिफेंड कर रहे थे वो भी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड थे, ठीक है ना। दे हैड डन देयर होमवर्क कि नहीं साहब इतना दूध जो है ना। लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि वहाँ पर ये फैसले हुए कि जनाब एक तो होलसेल मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स को मॉनिटर किया जाए, मैन किया जाए। दूसरा ये कि मोबाइल लेबॉरेटरीज़ को इजाज़त दी जाए कि वो रैंडमली मिल्क सैंपल्स को चेक करें। तीसरी चीज़ ये कि एक बहुत खुशाइन फैसला ये हुआ, मिल्क वेंडर्स विल हैव टू डिस्प्ले अ बैनर शोइंग द रेट पर लीटर allowed by the office of the commissioner. Karachi is also in charge of the bureau of prices. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवरनाइट आप आवाम को इनलाइटन नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये प्रोसेस है, प्रोसेस पे काम हो रहा है, और ऐसी बात नहीं है कि कराची की आवाम बाशऊर नहीं है। दे आर इंटेलिजेंट पीपल। टाइम लगता है, थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मेरे ख्याल से इसमें कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। जी बिल्कुल है, सबकी है। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम। अपने अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जैसे कि हमने अभी आखिर में बात की, आने वाले दिनों में हम कुछ करेंगे इस पे लाजमी, सो दैट हम लोगों तक ये आगाही पहुंचाएं, हम लोगों तक ये शऊर पहुंचाएं कि भाई अगर आपको कोई चीज़ कहीं महंगी मिल रही है, आप उसकी गवर्नमेंट प्राइस कहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, और जब आप चेक कर लें तो उसके पास ले जाएं, उसको ले आके दिखाएं कि भाई साहब ये जो आपने लगाया हुआ है कि दही सिर्फ 400 रुपये किलो, आज हुकूमत इतना दे रही है। तो वक्त मेरे ख्याल से आ चुका है। चेक एंड बैलेंस जो है वो हमें रखना चाहिए। अब वक्त हुआ जाता है ब्रेक का भी साथ साथ, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक।
आज का शो जो है गालिबन वो अब अपने ख़िताम को पहुँचता है। बिल्कुल, और हर शो में मेरी आंखें बहुत सारी खुलती हैं जब हमारे गेस्ट आके बहुत सारी बातें बताते हैं, तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। जैसे अभी हमने दादा भाई को बुलाया था तो उनकी बातें बहुत सारी मेरे जहन में घूम जा रही हैं कि हमें अपने तौर पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। चलें, अब आपसे लेते हैं इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।